नमस्कार, मैं हूं अनूप। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में तकरीबन 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी आज से पार्टी महासचिव का पदभार संभालेंगे, तो वहीं राहुल गांधी के बुलावे पर झारखंड के विपक्षी दलों के नेता आज दिल्ली जा रहे हैं। यहां झारखंड में महागठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। उधर पश्चिम बंगाल में सरकार और सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है, लेकिन कई मुद्दों पर सियासी जिच अब भी बरकरार है। साथ ही बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी जंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में हम आज से आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव की हर हलचल, हर खबर से भरपूर चुनावी बुलेटिन 2019 का महाभारत। तो मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी आज से विधिवत पदभार संभाल लेंगी। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में यूपी फतह को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया, केसी वेणुगोपाल समेत यूपी कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। तो प्रियंका गांधी ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन आज से वो विधिवत शुरुआत करेंगे। हालांकि कल इसे लेकर एक बैठक भी बुलाई गई राहुल गांधी के आवास पर, जहां तमाम यूपी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके साथ मंथन करते नजर आए। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी लखनऊ से अपने यूपी के दौरे की शुरुआत कर सकती हैं। खबर यह भी है कि प्रियंका लखनऊ के कई इलाकों में रोड शो भी कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि यूपी कांग्रेस ने प्रियंका के दौरे को लेकर कार्यक्रम तैयार कर लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में महागठबंधन की रूपरेखा और सीट शेयरिंग की कवायद भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, जेवीएम नेता प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया है। इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजा कुमार भी मौजूद रहेंगे। सभी नेता दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में झारखंड में महागठबंधन की रूपरेखा पर अहम फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। और राजीव तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ तैयारी है? क्या आज रूपरेखा तैयार हो जाएगी? झारखंड में महागठबंधन की कवायद तेज हो जाएगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो ये बैठक होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें हेमंत सोरेन, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को बुलाया गया है। साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और प्रभारी कुंवर आरपीएन सिंह है, यह सभी लोग रहेंगे। विपक्ष दल जो झारखंड में है सबको एकजुट करने की एक बड़ी कवायद है। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से राहुल गांधी ने रोड मैप तैयार किया है, उसी के रणनीति के तहत यह बैठक हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो पेच है वो यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, उनका जो डिमांड है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन का सीधे तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया है वह ठीक है, सीटों को लेकर के किसे कहां से उतारा जाए, किसको कितना सीट दिया जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव को भी लेकर के किसे क्या दिया जाए, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, विधानसभा चुनाव के दौरान कौन नेता होगा गठबंधन का, इसकी भी रूपरेखा जो है आज बना ली जाए। यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से पिछले दिनों भी बैठक हुई थी तो कोई लाइन नहीं बन पाया था, और आज उम्मीद जताई जा रही है। राजीव, अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, अभी वक्त है, अभी तैयारी कर लें तो बेहतर होगा। मनोज हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कांग्रेस वहां मौजूद है, जेवीएम नेता हेमंत सोरेन जा रहे हैं, जेवीएम के नेता। आरजेडी कहां है? आरजेडी भी महागठबंधन का हिस्सा है, कहां है आरजेडी के नेता? देखिए, अगर हम बात करेंगे झारखंड की तो मैं बता दूं अनूप आपको कि अभी अगर हम वर्तमान हालात में देखें तो आरजेडी का कोई भी विधायक नहीं है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो पूरे, चूंकि लालू यादव यहां रिम्स में भर्ती है और कहीं ना कहीं इस पूरे महागठबंधन की अगर कवायद अगर कहीं से शुरू हुई है तो वो लालू प्रसाद
के पहल से शुरू हुई है और यही वजह है कि तमाम नेता जो है विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेता जो हैं उनसे मुलाकात करके महागठबंधन को लेकर के चर्चा करते रहे हैं, लगातार रिम्स में आते रहे हैं। हर शनिवार को जो मुलाकात का दिन होता है रिम्स के बाहर मेले जैसी स्थिति बनी हुई रहती है। तमाम दलों के जो नेता है वहां पहुंचते हैं, आरजेडी के अलावे भी जो दूसरे दलों के जो नेता है वो यहाँ पहुंचते हैं और महागठबंधन को लेकर के चर्चा करते हैं। ऐसे में अगर हम आज की बैठक को लेकर के कहें तो उस बैठक में अगर आरजेडी नहीं है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो आरजेडी के नेता ही दे पाएंगे कि आखिर उसमें आरजेडी के नेता क्यों नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे झारखंड में सीटों को लेकर के तो लोकसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी के तरफ से 2 सीटों पे अपनी दावेदारी जो है वो जताई जा रही है। लगातार पिछले कई दिनों से उनके जो तमाम नेता है वो दबी जुबान से इस बात को बोलते हैं। हालांकि वो खुल करके इस बात को नहीं स्वीकारते। उनका कहना है कि महागठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से भाजपा को सत्ता से दूर रखना। लेकिन सीटों की जब बात आती है वो खुल करके ये नहीं बोलते हैं कि मुझे ये सीट चाहिए, लेकिन उनकी दावेदारी चतरा और पलामू सीट को लेकर के बनी हुई है। उनका कहना है कि ये 2 सीटें जो है उन्हें मिले। अब इस बैठक में क्या कुछ होता है, उन दोनों सीटों को लेकर के क्या बातें होती है, क्योंकि अगर हम चतरा सीट की बात करेंगे तो चतरा सीट पे जेवीएम की तरफ से भी दावा ठोका जा रहा है कि वो सीट उन्हें मिले। और पलामू की अगर बात करेंगे तो पलामू में कांग्रेस और राजद के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से सुलझेगी ये अपने आप में मायने रखेगा। और आज की जो बैठक है इन सारी चीजों को लेकर के इस पे चर्चा होगी, इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है। और ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि अगर हम जेएमएम की बात करेंगे तो जेएमएम का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर के नहीं है कि उसमें किस तरीके से वो उनका पूरा बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आरजेडी नेताओं से भी बातचीत करने की, आखिर वो यहां क्यों नहीं पहुंचे। चलिए राजू के पास चलते हैं। राजू, कितने बजे मुलाकात होगी राहुल गांधी से, कितने बजे नेता पहुंचेंगे, कितनी देर तक बैठक चलेगी, कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, जो संभावित समय बताया गया लगभग 11 बजे के करीब ये लोग राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और वे बैठक करेंगे। बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, लोकसभा की जो 14 सीटें हैं इसमें किसको कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, सबसे बड़ी बात है कि किसको कितनी सीट दी जाएगी, इस पे पूरी तरह से गठबंधन को लेकर बैठक है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि हेमंत सोरेन का जो डिमांड है, लगातार वो बार यही कह रहे हैं, हर बैठक में जब भी राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं तो उनका डिमांड ये रहता है कि लोकसभा चुनाव में जो भी कांग्रेस पार्टी का डिमांड है उस पर तो हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विधानसभा को लेकर के भी एक रूपरेखा बन जानी चाहिए कि विधानसभा में गठबंधन का नेता कौन होगा, आगे कौन कमान संभालेगा। मतलब खुल करके वो बोलते हैं कि जो उनकी जो मांग है उस पर भी ध्यान रखा जाए। तो आज इस बैठक 11 बजे बैठक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद साफ हो जाएगा कि किसको कितनी सीट दी जा रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ ये लोग रणनीति। राजीव, ये बात साफ है कि आने वाले जो बैठक जो हो गई जो विधानसभा चुनाव को लेकर भी रूपरेखा तय हो जाएगी। मनोज हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। मनोज, क्या लगता है, हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की वहां है, लोकसभा चुनाव पर बात तो होगी लेकिन यहीं से रूपरेखा तैयार होगी विधानसभा चुनाव को लेकर, तैयारी यहीं से शुरू हो जाएगी, यहीं से तय हो जाएगा किसके निर्देश पर और किसके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का? बिल्कुल सही कहा अनूप, ये एक बड़ा मुद्दा है नेतृत्व को लेकर के, क्योंकि कई बार ये सवाल उठता रहा है कि आखिर जो महागठबंधन का जो स्वरूप होगा उसका नेतृत्व कौन होगा। यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा जिच नहीं है, क्योंकि जो भी राजनीतिक दलें हैं वो छोटी हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी बहुत ज्यादा रुचि इसमें नहीं है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव को लेकर के कहें तो जेवीएम है, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, यहाँ पे कांग्रेस का अपना एक स्थिति है, वो अपनी बात रखनी चाहती है, और जेएमएम जो है उनका भी अपना है कि हेमंत के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। इन सारे सवालों को अगर हम बात करें तो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जो हैं अभी राजेश ठाकुर हमारे साथ में हैं, हम इनसे जानना चाहिए कि आज की बैठक में इन सारे बिंदु पे बातचीत होगी और क्या कुछ निकल पाएगा बैठक को लेकर के। राजेश जी, अगर हम बात करेंगे तो आज दिल्ली में जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ उसमें आएगा सामने? देखिए, झारखंड की जो चिंता है, झारखंड के लोगों की महागठबंधन को लेकर के चिंता है, इस राज्य सरकार से निजात पाना है, उस बात को लेकर के हम लोग भी काफी चिंतित हैं। और निश्चित रूप से सभी दलों ने अपनी अपनी बातों को रखने का काम किया है आपस में। और आज एक कहिए तो आदरणीय आरपीएन सिंह जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं झारखंड के, उनके सामने भी सभी लोग नेता बैठेंगे और एक
निश्चित रूप से एक गठबंधन का स्वरूप जो है और खाका तैयार करने का काम। राजेश जी, एक अहम सवाल यह है कि आज की बैठक में जेएमएम, जेवीएम और कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। राजद अगर हम कहें तो उसमें से नदारद रहेगा, राजद कहाँ है? नहीं, देखिए वो सभी लोगों, देखिए ये जरूरी नहीं कि सभी के प्रतिनिधि एक जगह मौजूद हों। सबने अपनी अपनी बातों से, आजकल टेक्निकल जमाना है और जो डिजिटल कहिए तो सारी बातें कई बार फोन पे भी हो जाती हैं। और निश्चित रूप से हमारी प्रभारी जब आए थे तो आदरणीय लालू जी से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने सेहत के बारे में जानने का प्रयास किया था। और उस दौरान निश्चित रूप से जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो राजनीतिक बातें भी करते हैं। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं आज बहुत कुछ तय हो जाएगा जब मुलाकात होगी राहुल गांधी से, हेमंत सोरेन की, बंधु तिर्की की और प्रदीप यादव की। इसके बाद एक खाका तैयार होगा और क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। बाद में वापस जुड़ेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव आपका, मनोज आपका। तो मिशन 2019 को लेकर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार और उत्तर प्रदेश पर तमाम पार्टियों की पैनी नजर है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। अलीगढ़ में अमित शाह बूथ स्तर के प्रभारियों के साथ बैठक कर जीत के लिए खास रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में 13 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ प्रभारी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बुलंदशहर का भी दौरा करने वाले हैं। अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां बुलंदशहर समेत यूपी के 51 जनपदों में कार्यालयों का लोकार्पण भी करने वाले हैं। अमित शाह यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बुलंदशहर के यमुनापुरम में शाह के कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर भले ही ममता सरकार ने योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, फिर भी योगी आदित्यनाथ दीदी के गढ़ में मंगलवार को रैली करने पहुंच ही गए, जहां उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को गुंडा करार देते हुए उन्हें सख्त चेतावनी भी दे डाली। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हर कीमत पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों को रैली करने से रोकने पर आमादा है। बंगाल में दीदी की दादागिरी इस कदर है कि उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी रैली में भी उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत नहीं दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी ठान लिया था कि वो दीदी के राज में बीजेपी की आवाज बुलंद करके रहेंगे। लिहाजा योगी आदित्यनाथ झारखंड के बोकारो में हेलीकॉप्टर से लैंड हुए और वहां से सड़क के रास्ते रैली स्थल के लिए रवाना हो गए। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक रैली को संबोधित किया और बेहद तल्ख तेवर में टीएमसी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टीएमसी के गुंडे गली में तख्ते लगाकर घूमेंगे। योगी को सुनने के लिए रैली में हजारों लोग पहुंचे थे। बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, एक भ्रष्ट सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया है, मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था सुश्री ममता बनर्जी का, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि यूपी संभल नहीं रहा है। मैं बोलना चाहता हूं ममता जी से, यूपी बहुत अच्छे तरीके से संभल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, अब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। रैली के मंच से भी उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की नेतृत्व की टीएमसी सरकार ने मुहर्रम के कार्यक्रमों को अनुमति दी थी और दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का कार्य किया था। उस समय
हमारे कोलकाता हाई कोर्ट ने यहाँ की सरकार को जोरदार फटकार लगाई थी। रैली के लिए आने वाले बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर पश्चिम बंगाल में उतरने नहीं दिए जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देने की नाकाम कोशिश की गई थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। शाहनवाज हुसैन की रैली में भी लाउड स्पीकर चलाने की परमिशन नहीं दी गई, लेकिन शाहनवाज हुसैन रैली स्थल पर पहुंचे। इसके अलावा एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैली को भी रोक दिया गया। माननीय शाहनवाज हुसैन का मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम था, वहाँ भी वो पहुंचे हैं, लेकिन अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए दूसरा प्रकार के कार्यक्रम होगा। कल शिवराज जी का 2 सभा था, उसमें भी शायद एक सभा नहीं हो पाएगी। वो बहरमपुर था और एक खड़गपुर के लिए वो हेलीकॉप्टर में आएंगे और कलाईकुंडा उतर करके वहाँ 10 किलोमीटर बाई कार आएंगे। और आज बांकुड़ा में भी एक कार्यक्रम था जोगी जी का, हेलीकॉप्टर नहीं होने के कारण इसको हमें रद्द करना पड़ा। इस प्रकार हर प्रकार की बीजेपी को रोकने की यहाँ प्रयास हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इसे ममता सरकार का आपातकाल करार दिया है। इसने आपातकाल को भी देखा है। जब देश से आपातकाल का मुकाबला हो सकता है तो ये ममता बनर्जी के आपातकाल से भी बंगाल की जनता छुटकारा दिलाएगी आने वाले चुनाव। आज ही बीजेपी ने चुनाव आयोग पहुंचकर बीजेपी नेताओं को पश्चिम बंगाल जाने से रोकने के मामले में ममता सरकार की शिकायत की। अब देखना है कि बीजेपी और ममता सरकार की सीधी टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मुंबई में प्रशांत किशोर की उद्धव ठाकरे से मुलाकात ने सियासी हलके में कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से क्यों मिले प्रशांत किशोर, दोनों के बीच हुई मुलाकात के मायने आखिर क्या है। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हुई और कयासों का बाजार गर्म हो गया। उद्धव ठाकरे से क्यों मिले प्रशांत किशोर, दोनों के बीच हुई मुलाकात के मायने क्या हैं? हालांकि शिवसेना की तरफ से संजय राउत तुरंत सामने आए और मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता डाला। किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। प्रशांत किशोर हमारे, आज हम एनडीए में है, एक एनडीए के घटक दल के प्रमुख सदस्य है, तो बातें बहुत सी होती है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अब संजय राउत चाहे जो कहे, लेकिन साल चुनावी है, मौसम चुनावी है और माहौल चुनावी है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि क्या शिवसेना के लिए रणनीति बनाएंगे पीके। अगर प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो पता चलेगा कि जेडीयू उपाध्यक्ष बनने से पहले प्रशांत किशोर एक सफल रणनीतिकार ही थे। 2014 में बीजेपी के लिए रणनीति बनाई और मोदी जी की सरकार बन गई। बीजेपी से मोह भंग हुआ तो नीतीश कुमार के नजदीक आए और 2015 में महागठबंधन की सरकार बनवा दी। अब जबकि बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते तल्ख हैं, शिवसेना ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में रणनीति के मोर्चे पर पीके शिवसेना की बड़ी मदद कर सकते हैं। जबकि दूसरी कयासबाजी ये है कि क्या पीके के जरिए शिवसेना से बात कर रही है बीजेपी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच बातचीत की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन बड़ा भाई कौन और छोटा भाई कौन के सवाल पर बातचीत फेल हो जाती है। अब जबकि जेडीयू बीजेपी के अहम सहयोगी है और पीके जेडीयू के उपाध्यक्ष है, साथ में सफल रणनीतिकार भी है, ऐसे में पीके के जरिए बिहार की तरह 50-50 के फार्मूले को फाइनल करने की कोशिश भी हो सकती है। अब मुलाकात का मकसद चाहे जो हो, कुछ दिनों के भीतर सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि चुनावी मौसम में राजनीति के चाणक्य और सियासत के चंद्रगुप्त की मुलाकात यूं ही नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।